नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारी Q1 FY26 रिजल्ट्स की सीरीज के पिछले 3 वीडियोस में हम अब तक 12 स्मॉल कैप कंपनीज स्टडी कर चुके हैं जिनके काफ़ी अच्छे जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। इन पर कई लोगों ने हमसे पूछा है कि हम लार्ज कैप बिजनेसेस क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बड़ी कंपनीज से, पर लार्ज कैप बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम रहती हैं क्योंकि उनका बेस इतना बड़ा हो जाता है कि वो तेज़ी से अपने सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ा ही नहीं पाते हैं। पर फिर भी आज हम आपके लिए 4 लार्ज कैप बिज़नेसेस लेकर आए हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स निकाले हैं। इन कंपनीज़ में इतने बड़े बेस पर भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो आज हम इन बिज़नेसेस को समझेंगे, इनके रिज़ल्ट्स देखेंगे और साथ में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनका भविष्य कैसा दिख रहा है। पर याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन कंपनीज़ या बिज़नेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड इसके साथ ही चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला लार्ज कैप बिजनेस जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो है वायर एंड केबल कंपनी पॉलीकैब इंडिया। अप्रैल, मई और जून के महीनों में, यानी कि जून क्वार्टर या Q1 में, इनकी सेल पिछले साल से 26% बढ़ी है। और आप देखोगे कि एबिटा में 47% और नेट प्रॉफिट में 49% की अच्छी ग्रोथ आई है। इस क्वार्टर मुनाफा इनका बढ़ के 600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर इनकी 14.7% रही है, पर आगे मैनेजमेंट ने 11 से 13% रेंज की गाइडेंस दिया है। इनकी ज़्यादातर 87% सेल्स वायर और केबल से आती हैं, ये इनका मेन बिजनेस है। और बाकी 13% हिस्सा इनके सर्विस बिजनेस और FMCG सेगमेंट का है, जिसमें स्विचेस, पंखे, लाइट्स वगैरह बनाते हैं। सिर्फ वायर और केबल्स की बात करें तो वहां पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। आप देखोगे सेल्स 31% बढ़ी हैं, जिसमें 25% वॉल्यूम ग्रोथ रही है और 31 माइनस 25 यानी कि 6% ग्रोथ जो आपकी आई है वो रेट्स बढ़ाने से आई है। इसके अलावा कुल सेल्स में 5.2% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट्स की रही है, मतलब भारत से बाहर के सेल्स की रही है। उस 5% में से भी इनकी बस 1/3 सेल्स USA से आती हैं, मतलब कि पॉलीकैब की बस 1.5-2% सेल्स जो हैं वो USA से आती हैं। इसलिए ट्रम्प के टैरिफ्स का इनके बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। इनके वायर्स और केबल सेगमेंट को ही हम और डेप्थ में समझते हैं। इनकी 74% सेल्स केबल से आती हैं और 26% शेयर वायर्स का है। वायर्स का इस्तेमाल घरों में रहता है और केबल्स आपके हर जगह लगते हैं, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन में, रेलवेज में वगैरह वगैरह। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो हमारे सामने एक लार्ज कैप बिजनेस है जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और जिसका मेन बिजनेस 25% से ज़्यादा के रेट से ग्रो कर रहा है। ये रिजल्ट्स पॉलीकैब के लिए इसलिए भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने इससे कम का गाइडेंस दिया था या टारगेट दिया था। पॉलीकैब ने लॉन्ग टर्म में लगभग 16 से 18% सेल्स ग्रोथ की बात की है, जिसके लिए ये 2030 तक 6 से 8 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश कर रहे होंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ऐसे में इनका साल का 1200 से 1600 करोड़ रुपए केपेक्स करने का टारगेट बैठता है। तो आप देख रहे हो ना कि एक तरफ 16 से 18% ग्रोथ की बात की जा रही है, पर असल में सेल्स ग्रोथ रही है 26% इस क्वार्टर, जो इतने बड़े बेस पर मार्केट लीडर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पर इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी मार्केट का सेंटिमेंट पॉलीकैब को लेकर नेगेटिव चल रहा है। अगर आपको याद हो, आदित्य बिरला ग्रुप ने अल्ट्राटेक सीमेंट के जरिए केबल्स बिजनेस में घुसने का अनाउंसमेंट किया है। मार्केट का ऐसा मानना है कि अल्ट्राटेक की एंट्री से पॉलीकैब और KEI जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को नुकसान पहुंचेगा, जैसे कि पेंट सेक्टर में हमें देखने को मिला है। इसलिए आप देखोगे पहले मार्केट पॉलीकैब को 60-63 तक का पी दे रहा था, पर अब ये करेक्ट होके 45 के पी पर आ गया है। पर मार्केट यहाँ 2 पॉइंट्स पर गलत है एक्चुअली। पहला कि एशियन पेंट्स या पूरे पेंट सेक्टर का अभी जो इतना बुरा हाल हो रखा है, उसमें बस 10-20% दोष बिरला ओपस का है। मैं पेंट्स कंपनीज के कॉन कॉल्स देख रहा था, तो सब मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड ही बहुत कमजोर है सेक्टर में, लोग पेंट्स पर खर्चा कर ही नहीं रहे हैं। कंपटीशन तो बात की बात है, सेक्टर में डिमांड तो आए। और दूसरा कि अल्ट्राटेक अपनी कैपेसिटी लेकर आता भी है, तब भी सेक्टर में एक डिमांड सप्लाई गैप रहेगा। अभी ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है, पर उतनी सप्लाई ही नहीं है। इसलिए पॉलीकैब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है। और उनका कहना है कि सेक्टर में और कैपेसिटी आने के बावजूद भी डिमांड सप्लाई गैप रहेगा। ये पॉइंट आगे वायर और केबल कंपनीज के लिए हित में काम करेगा। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब को एशियन पेंट से कंपेयर और वायर और केबल सेक्टर को पेंट सेक्टर से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। पर मार्केट कर रहा है, तो इसकी वजह से एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी बन गई है। आपको 45 के पीई पर
1 लाख मार्केट कैप वाला, सॉरी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला लार्ज कैप बिजनेस मिल रहा है, जो 25% के रेट से अपनी सेल्स बढ़ा रहा है। तो आप पॉलीकैब को खुद से स्टडी कर सकते हैं इसलिए। अगला लार्ज कैप बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है वारी एनर्जीज। वारी सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाने के बिजनेस में है। सोलर मॉड्यूल को सोलर पैनल भी बोलते हैं और ये कई सारे सोलर सेल्स को जोड़कर बनाया जाता है। तो वारी के पास 15 गीगावाट की मॉड्यूल बनाने की क्षमता है और 5.4 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो हाल ही में चालू हुई है। इस 15 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी में इनकी 1.6 गीगावाट यूएसए में कैपेसिटी है। अब जैसे कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो इस यूएस प्लांट का वारी को फायदा मिल रहा होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इन नंबर्स को याद रखना, इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके अलावा फिर वारी के पास एक लिस्टेड सब्सिडरी भी है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, जो कि ईपीसी सर्विसेज देती है, माने कि दूसरी कंपनियों के लिए सोलर पावर इंस्टॉल करती है। ये बिजनेस भी वारी के नीचे ही आता है, लेकिन वारी एनर्जीज के 80 से 90% सेल्स और प्रॉफिट्स सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरिंग से ही आते हैं। इसके अलावा वारी अब कुछ अन्य बिजनेसेस में भी एंटर कर रहा है, जैसे कि सोलर बैटरी सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह। लेकिन ये बिजनेसेस अभी छोटे हैं और कम से कम 1 से 2 साल दूर हैं। तो अभी के लिए हमें वारी को सिर्फ एक सोलर मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना होगा। अब जो मैं बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है वारी और सोलर सेक्टर को समझने के लिए। तो ये जो आपका सोलर मॉड्यूल होता है, जिसे अक्सर लोग सोलर पैनल भी बोलते हैं, ये 5 स्टेप्स में बनता है। पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट्स, फिर वेफर्स और आगे फिर वेफर से सोलर सेल्स बनते हैं और सोलर सेल्स जोड़कर आपके एक पैनल तैयार होता है। मतलब कई सारे सोलर सेल्स को जोड़कर एक पैनल बनता है। अब है क्या कि भारत में ज़्यादातर कंपनियां चाइना से बस सेल्स इंपोर्ट करती हैं, यहाँ असेंबल करती हैं और उन्हें सोलर पैनल्स के रूप में आगे बेचती हैं। और तो और सोलर पैनल बनाने के पूरे प्रोसेस में चाइना की एक तरह से दुनिया भर में मोनोपोली है। तो भारत सरकार बहुत सपोर्ट दे रही है सोलर कंपनियों को, ताकि इंडिया को सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इस सपोर्ट के रूप में सरकार ने किया क्या है कि अब सरकारी टेंडर्स में सिर्फ वही सोलर पैनल्स लिए जा रहे हैं जो भारत में बनी सेल से बने हों। तो अगर आपको किसी भी सरकारी सोलर स्कीम में अपने पैनल्स बेचने हैं या सप्लाई करने हैं, जैसे कि रूफटॉप सोलर स्कीम हो गई या कुसुम स्कीम हो गई सोलर इरिगेशन पंप्स के लिए, तो आप तभी सप्लाई कर सकते हैं जब वो पैनल्स भारतीय सोलर सेल से बने हों। इस वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप बन गया है। इंडियन सेल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं ही नहीं जो सोलर सेल्स बना रही हों। और इस वजह से भारतीय सोलर सेल्स बहुत ज़्यादा रेट पे बिक रहे हैं। जैसे चाइनीज सेल्स सिर्फ आपके 3.5 रुपए में बिकते हैं, जबकि इंडियन सेल्स लगभग इसका 8 गुना, मतलब 23 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। तो वो कंपनीज जिनके पास खुद की सोलर सेल कैपेसिटी है, वो अभी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं। माने कि एक अच्छा सोलर बिजनेस वही है जिसके पास अपनी खुद की सेल कैपेसिटी है। और जैसे भारत में सोलर कंपनीज को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही यूएसए ने चाइना से सोलर इंपोर्ट्स पर एक पूरा बैन लगाया हुआ है। तो वो भी फिलहाल एक अच्छा मार्केट है भारतीय सोलर कंपनियों के लिए। अब अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि वारी के पास सेल प्लांट जो उनका है 5.4 गीगावाट का, वो सेल प्लांट हाल ही में चालू हुआ है। इसलिए इनके इस क्वार्टर काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप देखोगे Q1 में वारी की सेल्स पिछले साल से 32% बढ़ी हैं। इनके एबिटा में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। आप देखेंगे एबिटा 83% बढ़कर इस क्वार्टर 1170 करोड़ के आसपास हो गया है। इनके मैनेजमेंट ने 5500 से 6000 करोड़ का एबिटा गाइडेंस दिया है। तो अभी वारी अपने गाइडेंस के ट्रैक पर है। इसके अलावा मुनाफा इनका 93% बढ़ा है, या कहने को डबल हो गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 11.5% से बढ़कर 16.8% हो गई है। तो ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वारी के। ये बिजनेस अभी 40 पीई के अच्छे वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ना सिर्फ वारी, एक्चुअली इस वीडियो में हम जो चारों बिजनेसेस को स्टडी कर रहे हैं, उन सबका वैल्यूएशन लार्ज कैप्स के नजरिए से अभी काफी अच्छा है। अब देखिए, वारी या पॉलीकैब फिलहाल अच्छे बिजनेसेस हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। पर सारे बिजनेसेस में रिस्क्स भी होते हैं। जैसे पॉलीकैब में कॉपर प्राइसेस का रिस्क है, वारी में यूएस टैरिफ्स का। आगे ये कंपनीज अच्छी रहेंगी कि नहीं, ये हमें 3 महीने बाद पता चलेगा, जब इनके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। तो आप भले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, पर आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को तो देखो ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई है, जहां हम ऐसे 150-200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं।
उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है, ताकि हमें पता चलता रहे कब कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है और कब कौन सा बिजनेस अंडर परफॉर्मेंस के फेज में जा रहा है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपये है। मतलब आपको बस 850 रुपये में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपये का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का साल भर के लिए। और अगर आप 1 साल वाला प्लान लेते हैं, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं। तीसरा बिज़नेस जिसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है टाटा ग्रुप का बिज़नेस। नाम है इसका इंडियन होटल्स कंपनी या IHCL। और आपको पता ही होगा कि ये होटल्स चलाने के बिज़नेस में है। ताज, विवांता, जिंजर्स जैसी ब्रांड्स के अंडर इनके इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर रेंज में होटल्स हैं। इनके पास फिलहाल 249 होटल्स में 27,000 के आसपास रूम्स हैं। इसके अलावा ये 143 नए प्रॉपर्टीज खोलने के प्रोसेस में हैं, जिनसे ये 20,200 रूम्स और ऐड कर रहे होंगे। पॉलीकैब की तरह IHCL में भी वो डिमांड सप्लाई गैप वाली चीज इनके हित में काम कर रही है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे, आपके जो महानगर हैं, वहां अगले 5 सालों में होटल्स की सप्लाई बस 5% रेट से बढ़ रही है और डिमांड इससे कहीं ज्यादा है। अब इतनी इकोनॉमिक्स तो हम सब जानते हैं कि किसी चीज की सप्लाई कम है पर डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट बढ़ जाता है। ऐसे में होटल सेक्टर में होगा क्या कि अगले 5 सालों में हमें होटल रूम के रेट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसे इस क्वार्टर ही IHCL ने अपना पर नाइट रूम रेंट पिछले साल से 11% बढ़ाया है। अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। हम इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स या टोटल सेल्स नहीं देखेंगे। इनका एयर केटरिंग का बिजनेस है ताज सैट्स के नाम से, जिसमें ये एरोप्लेन्स में खाना सर्व करते हैं। वो पहले जॉइंट वेंचर हुआ करता था, पर अब वो IHCL में कंसोलिडेट हो गया है। इस वजह से कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो या ज़्यादा सोचो मत इसको लेकर। यहाँ पर बस कंपनी का स्ट्रक्चर बदला है, बिजनेस में कुछ भी बदलाव नहीं है। अब आप इनके होटल सेगमेंट पर नज़र डालेंगे तो इसमें 14% की सेल्स ग्रोथ आई है। अब कहने को तो ये कुछ खास सेल्स ग्रोथ नहीं है, पर 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और फिर उसके इंसाफ के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। तो ये 2-3 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा तनाव रहा था और कई लोगों ने अपने बुकिंग्स, ट्रैवल प्लान्स वगैरह कैंसल कर दिए थे। इससे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी अफेक्ट हुआ था। तो इस सब के बीच ये 14% सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, वरना नंबर्स बेहतर होते। इसलिए हम अगले क्वार्टर्स में अच्छी सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। इनकी इस क्वार्टर एबिटा मार्जिन 31% रही है, स्टेबल रही है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा शादी की तारीखें या मुहूर्त, कॉन्फ्रेंसेस और कॉमर्शियल इवेंट्स Q1 के हाइलाइट्स रहे हैं और बुकिंग कैंसलेशंस, फ्लाइट कैंसलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स लो लाइट्स रहे हैं, जिनकी वजह से रेवेन्यू पर फर्क पड़ा है। इनकी बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट पर स्ट्रेस रहेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से नए होटल्स खोल रही है, इसलिए आपको पी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पर होटल्स आपके क्या होते हैं, एसेट हैवी बिज़नेसेस होते हैं, तो इनमें ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होता है। आप ऐसे समझो कि आपका होटल है और सेल्स पिछले साल से बस 15% बढ़ी हैं, या आपके पिछले साल 100 रूम्स बुक्ड थे, इस साल 115 होटल रूम्स बुक हुए, तो होगा क्या कि प्रॉफिट ग्रोथ आपकी 20% से भी ज़्यादा के रेट से आ सकती है। आप इसको ऐसे देखो, मान लो 100 बुकिंग्स पर आपका ब्रेक इवन हो रहा था, सारे खर्चे निकल जा रहे थे, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। तो अब इसके ऊपर हर एक एक्स्ट्रा बुकिंग का पैसा आपका प्रॉफिट बनेगा। भले बस 15% ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं, लेकिन आपका मुनाफा और ज़्यादा होगा। तो भले ये जून क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पर आगे IHCL की टॉप लाइन और फिर जैसे-जैसे नए होटल्स खुलेंगे, प्रॉफिटेबल होते जाएँगे, तो इनकी फिर बॉटम लाइन पर भी फोकस रहेगा। चौथी और आखिरी लार्ज कैप कंपनी जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है TVS मोटर कंपनी। और पूरे ऑटो सेक्टर में एक्चुअली TVS मेरा सबसे फेवरेट बिज़नेस है। अगर आप ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हो, तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों में ऑटो सेक्टर और टू व्हीलर सेगमेंट में कुछ भी ग्रोथ नहीं आई है, कुछ भी खास ग्रोथ नहीं आई है। सेक्टर वहीं का वहीं है, जहाँ पहले हुआ करता था। पर फिर भी TVS मोटर एक अच्छे रेट से अपने सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ाता आया है। भले सेक्टर नहीं ग्रो कर रहा है, पर ये हीरो मोटोकॉर्प से मार्केट शेयर छीनता आया है। TVS मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा बनाता है। जैसे मोटरसाइकिल्स में अपाचे, रॉनिन, राइडर,
स्टार सिटी और स्पोर्ट इनके मशहूर मॉडल्स हैं। ऐसे ही स्कूटर्स में जुपिटर, जेस्ट, एक्स, iQube और ऑटो रिक्शा या थ्री व्हीलर्स में किंग इनके मशहूर मॉडल्स हैं। टीवीएस की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस जून क्वार्टर में इन्होंने 12,77,000 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल से 18.5% की वॉल्यूम ग्रोथ बनती है। इसमें इनके मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स जो मेन सेगमेंट्स हैं, दोनों में 19 से 21% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। फिर यही सेम वॉल्यूम ग्रोथ हमें यहाँ रिजल्ट्स में ट्रांसफर होती दिख रही है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो टीवीएस की सेल्स पिछले साल से 20% बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई हैं। ऑपरेटिंग एबिटा 32% बढ़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 35% ग्रोथ आई है। वैसे पता नहीं इन्होंने पीबीटी क्यों दिया है, मैं देख रहा था कि नेट प्रॉफिट में भी 35% की ही ग्रोथ आई है। और अभी जो जुलाई का महीना खत्म हुआ है, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ऑटो कंपनीज हर महीने के अंत में अपना मंथली सेल्स डाटा निकालती हैं। तो मेरे पास ये टीवीएस का जुलाई डेटा है। इसमें आप देखेंगे इनकी कुल सेल्स जुलाई के महीने में 29% बढ़ी हैं। इसमें मोटरसाइकिल बिजनेस में 25% ग्रोथ आई है और स्कूटर सेगमेंट ने भी काफ़ी अच्छी 42% वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड की है। इस ग्रोथ में पिछले साल के छोटे बेस का कंट्रीब्यूशन है, पर अगर उसको हम हटा भी दें ना, तो भी फिर ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो टीवीएस एक अच्छा लार्ज कैप बिजनेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। पर हाँ, आपको यहाँ पर वैल्यूएशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर ऐसे भी है, अब क्योंकि लार्ज कैप बिजनेस है और इतने टाइम से बेकार सेक्टर में भी ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आया ना, तो इसने एक अपनी एक रेपुटेशन बना ली है मार्केट में। बाकी अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन चारों में से आपको सबसे अच्छा लार्ज कैप बिजनेस कौन सा लगा है। साथ में आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और ला पाएंगे, ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च और कर पाएंगे। और साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स आसानी से टाइम पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।